प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, टीएमसी चाहती है कि उसके भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का मिले खुला लाइसेंस, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसी आती हैं तो टीएमसी उन पर करवाती है हमले। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, पूरे बिहार में लहराने जा रहा है एनडीए का परचम। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, नेताओं में पीएम पद का चेहरा बनने के लिए मची है खींचतान। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं रैलियां। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी पीएम मोदी आज शाम करेंगे रोड शो। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु में जनसभा को किया संबोधित, गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। राजस्थान के कोलायत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय संकल्प सभा कार्यक्रम में की शिरकत। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया में की जनसभा, तो अधीर रंजन चौधरी ने बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र में लोगों से की मुलाकात। शराब घोटाला मामले में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का सामूहिक उपवास। दिल्ली भाजपा ने शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, एक दिन के उपवास से उनके पापों का नहीं होने वाला पश्चाताप। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला जारी। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 235 रन का लक्ष्य। वहीं दूसरे मैच में आज रात लखनऊ सुपर जॉयंट्स की गुजरात टाइटंस के साथ होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार और सबसे पहले बात बुलेटिन में 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रोड शो किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलपाईगुड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश में पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी खूब प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश फिर एक बार मोदी सरकार कह रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार के मामलों में जो संपत्ति अटैच की है उससे उन गरीबों का पैसा लौटाया जाएगा जिनका पैसा गया है। कि जो शिक्षक भर्ती में गरीब लोगों के पैसे गए, सरकारी नौकरी में गरीबों के पैसे गए और जिनका पक्का मिलता है कि हाँ इससे पैसा गया है, तो जो 3,000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों पर हमलों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों और भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मगध की धरती को नमन करते हुए कहा कि नवादा ने हमेशा भाजपा एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, राजद और इंडी गठबंधन पर भी करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने बिहार में जंगल राज के दौरान महिलाओं की असुरक्षा की याद दिलाते हुए कहा कि एनडीए ने राज्य को उस स्थिति से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन के पास न विजन है न ही विश्वसनीयता। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गालियां देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में जितना विकास हुआ उतना आजादी के बाद 6 दशक में नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए अभी तो और भी बहुत कुछ करना बाकी है। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी
टॉप गियर में ले जाना है। अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर प्रतिबंध लगाने के विपक्ष के बयान की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने 370 हटाने का जिक्र देश के अन्य हिस्सों में करने पर आपत्ति की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसके लिए देश भर के जवानों ने बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री ने इस बयान को टुकड़े टुकड़े वाली सोच बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन की मानसिकता सनातन विरोधी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए उसे तुष्टीकरण पत्र बताया। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन के नेताओं में पीएम पद का चेहरा बनने के लिए मची खींचतान पर भी निशाना साधा। मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की, मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो। वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान विरुधुनगर में भाजपा अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और डीएमके पर तमिल संस्कृति को कलंकित करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हमेशा तमिल संस्कृति, भाषा, साहित्य का ध्यान रखने की बात कही। प्राइम मिनिस्टर मोदी always takes care of the Tamil culture, language, literature, and on international forums he has always recited the poems, the poetry of the Tamil poets. At the same time, in Parliament, when the new building was constructed, it was Prime Minister Modi who saw to it that Sengol is established there on the right side of the speaker. But I'm sorry to say that Congress and DMK have always tarnished the Tamil culture, the Sanatan culture. They have always tried to tarnish the traditions of Tamil civilization and culture, and they have also opposed the Singol in Parliament. भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास गति के तेज रफ्तार से चलने की बात कही। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के समय जब सारे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी,
तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति की राह पर चल रहा था। Under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, India has seen lot of development taking place. A big leap has taken place. I would like to share with you that in spite of the corona pandemic and the impact of the Ukraine war, all economies have been shattered. The America economy was in problem. The European economy was in problem. The Japan economy is in problem. The Australian economy is in problem. But India, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, has taken a big leap from 11th position. Now we are the 5th largest economy in the world. 5th largest economy. राजस्थान के बीकानेर में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने चाहिए। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंप दी। और मैं समझता हूं कि देश की जनता का इस संबंध में समर्थन प्राप्त होगा। वैसे कांग्रेस आदतन विरोध कर रही है, स्वभाव है उनका हर चीज का विरोध करना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के देवगढ़ में रोड शो किया। रोड शो के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में देवगढ़ जिले के विकास के लिए बहुत काम किया है। देश की जनता के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अटूट विश्वास बना हुआ है। देश में मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास अभी बना हुआ है। देवगढ़ जिला में मैंने आज हिसाब दिया, मोदी जी ने पिछले 10 साल में 2200 करोड़ रुपया की काम देवगढ़ जिला के लिए किया है। उसके अलावा देवगढ़ जिला में नेशनल हाईवे, उसके अलावा देवगढ़ जिला में नई रेल लाइन ये भी हुई है। हजारों करोड़ के काम देवगढ़ जैसे जिला में भी मोदी सरकार ने किया है। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी श्रीनगर में अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि जम्मू और बाकी जगहों पर उनकी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी। महबूबा ने श्रीनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जिस तरह देश में और कश्मीर में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसे बचाने के लिए उनकी पार्टी ने एनडीए गठबंधन का समर्थन करने का फैसला लिया है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर से हम तीनों निशस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, भाजपा, सीपीएम सब एक साथ मिलकर बंगाल में लड़ रहे हैं और तृणमूल की लड़ाई उन सभी से है। साथ ही उन्होंने कहा कि तृणमूल पार्टी ही देश को बचाएगी। इंडियन अलायंस बांग्लाয় নেই, কংগ্রেসেও নেই, সিপিএমেরও নেই। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি বাংলায় একসাথে লড়াই করছে আর আমরা তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। দেশ বাঁচাবো আমরা, দেশ গড়বো আমরা, আমরাই পথ দেখাবো। তৃণমূলকে যত বেশি সিট দেবেন बीजेपी तो हारबे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने आज अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात की और रैली भी निकाली। बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से इस बार कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को इस सीट से मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के आमाबाल में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में इस गांव का खासा महत्व है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। 3 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े छोटे आमाबाल गांव में होने वाली इस जनसभा में दंतेवाड़ा, कोंटा और बीजापुर से लोग आएंगे। बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए यहां सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां चल रही है।
वीआईपी विजिट्स और प्रस्तावित है उसको, और किस तरीके से हम उसको सेफली उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उसके लिए संबंधित सिक्योरिटी एजेंसी से भी लगातार कोऑर्डिनेशन की जा रही है। और इसके लिए आवश्यकता अनुसार जो 3 कॉर्डन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसके लेकर भी पूरा व्यवस्था की जा रही है। पर्याप्त बल ऑलरेडी हमारे पास है। उसके अलावा जो पुलिस मुख्यालय से भी हम बल आवंटन हुआ है, उसके लेकर सभी प्रकार का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जा रही है। और लोकसभा चुनाव की खबरों से जुड़ी 24 की चुनौती में इतना ही, और रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक इस सांकेतिक विरोध में शामिल हैं। जंतर मंतर के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी नेताओं ने सामूहिक उपवास रखा है। गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सामूहिक उपवास को लेकर कहा कि जंतर मंतर पर दिल्ली का जो माहौल पहले की तरह है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 25 राज्यों में आज सामूहिक उपवास हुए, जिस तरह से देशभक्ति के पुराने गाने गाए गए, मुझे लगता है कि 2011-12 का रामलीला मैदान जंतर मंतर हमारे सामने है। आम आदमी पार्टी 2011-12 के मूड में आ गई है। जो अंडर करंट उस समय देश में दौड़ा था, वैसा ही अंडर करंट, वैसी ही सहानुभूति इस बार भी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से अलग अलग 25 राज्यों में आज सामूहिक उपवास हुआ, विदेशों में कई देशों में सामूहिक उपवास हुआ, जिस तरीके से देशभक्ति के पुराने गाने संजय सिंह जी ने, दिलीप भाई ने और हमारे लोगों ने गाए और हमारे कार्यकर्ता उनके साथ ताली बजा के गा रहे थे, मुझे लगता है कि अब 2011-2012 का जंतर मंतर रामलीला मैदान हमारे सामने है। आज आम आदमी पार्टी पुराने 2011 और 2012 के मूड में आ गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उपवास सभा को संबोधित किया। उन्होंने ईमानदार ने सच्चा देशभक्त बताया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी देशभक्त ने, ईमानदार ने, उन्होंने बहुत बड़ी अफसरी छड़ी है। दोनों IRS अफसर सी, इनकम टैक्स कमिश्नर सी, दोनों चाहते करोड़ा रुपया कमा सकते सी, पर उन्होंने देश नहीं छड्या। अपना सारा कुछ नशावर किया कि देश के सब कुछ सही नहीं चल रहा, आओ इकट्ठे होके लोगों को भी इकट्ठे करके शहीदों के सुपनों की जी आज़ादी है वो घर तक नहीं पहुंची। आम लोगों के इनू घर तक पहुँचाने एफर्ट करिए, कोशिश करिए। आही गलती की है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के पालिका बाजार में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप के खिलाफ शराब से शीश महल अभियान चलाया। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है। हिम्मत अरविंद केजरीवाल में
दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को जो धोखा दिया है, दिल्ली को लूटने का काम किया, उसके लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर इलाके में अपनी हालिया कार्रवाई में किसी भी तरह की दुर्भावना से इनकार करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने खिलाफ लगाए गए गैर कानूनी कार्रवाई के आरोपों को खारिज कर दिया है। NAIA ने इस पूरे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। NIA ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी कार्रवाई प्रामाणिक, वैध और कानूनी रूप से अनिवार्य थी। NIA का कहना है कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई चल रही जांच का हिस्सा थी। NIA भूपति नगर में हुए विस्फोट की जांच कर रही थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना दिसंबर 2022 में हुई थी। NIA ने 6 जून 2023 को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू की थी। NIA ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि शनिवार को मामले की जांच के सिलसिले में टंडरुआ बिला गांव में तलाशी लेने वो गए थे। उस समय उनकी टीम पर अनियंत्रित भीड़ ने हिंसक हमला कर दिया था। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, पश्चिम बंगाल के भूपति नगर में जब NIA की टीम वहां पहुंची थी तो भीड़ ने हमला कर दिया। इस पूरी ये जो घटना है, इसमें अब जब NIA ने कहा कि हमारी जो जांच थी वो अनिवार्य थी, वो पूरी तरीके से वैध थी, किस तरह का अपडेट आपके पास है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल वैध थी। और आप देखें कि जिस तरह के विजुअल देखने को मिल रहे थे कि किस तरीके TMC के झंडे लेकर जो लोग हैं वो NIA का विरोध कर रहे थे, वहां पर NIA के खिलाफ नारे लगा रहे थे और वहां पर पथराव किया गया और NIA के एक व्यक्ति वो उसमें घायल भी हुआ और उनकी जो गाड़ियां हैं वो भी टूटी। CRPF की टुकड़ी के साथ NIA पहुंची थी और ये NIA अपनी तरफ से नहीं गई थी। NIA ने इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक दायर भी किया था मामला और ये कहा था कि इस जांच के सिलसिले में छापेमारी की कार्रवाई है वो की जानी जरूरी है और हाई कोर्ट की अनुमति इस पर मिली थी। और उसके बाद NIA पहुंची और वहां पर जब 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए NIA वहां पर पहुंची तो किस तरीके से सुनियोजित तरीके से NIA की टीम को घेर लिया गया। और ये कोई पहला हमला नहीं है केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर, इससे पहले ED भी संदेश खाली में गई थी और वहां किस तरीके से जो NIA के ऊपर हमला हुआ, NIA के जो अधिकारी हैं उनको गंभीर रूप से घायल इन लोगों ने कर दिया। और उस समय भी TMC के जो लोग थे उनके नाम भी सामने आए थे और ये भी पता लगा था किस तरह से सानिया शेख ने इस पूरे जो हमला है उसको अंजाम दिया था। तो ये कोई पहली घटना नहीं है और NIA ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि वो पूरे सबूतों के साथ गई थी। 3 लोगों की डेथ हुई थी जब बम ब्लास्ट हुआ था, कच्चा बम बनाने की कोशिश की गई थी और 2022 का ये मामला है और उसी जांच के सिलसिले को NIA बढ़ाने के लिए गई थी। लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि TMC की ममता बनर्जी ने भी इस पर बयान दिया और ये कहा है कि NIA रात के अंधेरे में गई थी, किसी की जानकारी में नहीं थी, ये तमाम जो तथ्य हैं वो झूठे हैं। NIA पूरी जानकारी के साथ गई थी, CRPF की टीम NIA के साथ थी और कोलकाता हाई कोर्ट को इसकी पूरी जानकारी भी थी। बिल्कुल नीरज, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले संदेश खाली, शेख शाहजहां का उदाहरण भी सामने है। ऐसे में जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसका ये जो रवैया है या उसका ये जो चरित्र है क्या समझा जाए? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों पर हमले सरकार के संरक्षण में, सरकार के जो है उनकी जानकारी के सामने होते हैं। ये जो जनता है, जो मतदाता है, उस पर इस तरह की घटनाओं का कैसा असर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल असर पड़ता है। जनता देखती है कि किस तरीके से करप्शन के मामले चल रहे हैं, किस तरीके से आपराधिक मामले चल रहे हैं और जो राज्य सरकार है जो अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश करती है। आप देखें, सानिया शेख का ही मामला आप देख लें कि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि CBI को उसको सौंपा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ का प्रशासन है, TMC सरकार है, सौंपने का उन्होंने CBI को नहीं सौंपा। यहाँ तक कि CBI को फिर दोबारा से कोर्ट में अपील करनी पड़ी और ममता बनर्जी उन बचाने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट में रिट लेने के लिए पहुंच गई और ताकि स्टे मिल सके। तो ये एक सुनियोजित तरीका है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि CBI की जब टीम एक बार जांच करने के लिए गई थी तो ममता बनर्जी की जो पुलिस है उसने गिरफ्तार तक करके उनको पुलिस स्टेशन पे ले
तो जनता देख रही है कि किस तरीके से करप्शन को बचाने की कोशिश की जा रही है, किस तरफ से जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा प्राश्रय दिया जा रहा है। और इसमें शाहजहां शेख के मामले में भी देखा था कि कितनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सीबीआई को वो मिला था। तो ये स्पष्ट है, जनता समझ रही है कि कौन करप्शन कर रहा है, कौन करप्शन को हटाना चाहता है। और कम से कम इस तरीके से ये पूरे आप देखें देश के अंदर कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा वायलेंस की हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में भी किसी केंद्रीय एजेंसी के ऊपर इस तरह का नहीं हुआ। एक ऐसा स्टेट है, आप राजनीतिक हिंसा आप देखें, आज भी हम जब पश्चिम बंगाल के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में घूमते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि वोट डालने तक नहीं देते जी, किसी को लोग घेर लेते हैं। तो इस तरह की स्थिति है, तो जनता देख रही है और उचित समय पर जरूर जवाब देगी, क्योंकि जनता बिल्कुल नहीं चाहती है, जनता शांति चाहती है, जनता विकास चाहती है और जनता बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस तरह का करप्शन हो, क्योंकि जब करप्शन होता है तो उसका खामियाजा जनता को ही उठाना पड़ता है। और जनता पर। और नीरज, कमोबेश पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें चुनाव के समय हमें अमूमन देखने को मिल ही जाती हैं लगभग हर चुनाव में, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। बहरहाल बढ़ेंगे आगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बनगांव सीट से प्रदीप विश्वास, उलुबेरिया से अजहर मलिक और घाटल सीट से डॉक्टर प्रियंका चक्रवर्ती कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। वहीं बिहार के दौरे पर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोधगया पहुंचने के तुरंत बाद महाबोधि मंदिर गए। उन्होंने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति बोधगया के IIM में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल भी हुए। उपराष्ट्रपति ने IIM बोधगया के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को मेडल और डिग्री भी प्रदान की। उत्तर प्रदेश की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में 69% स्कोर हासिल कर काशी ने एक बार फिर से प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस वित्तीय वर्ष में वाराणसी जिले को हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में 9वीं बार पहला स्थान मिला है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि मंथली हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड के अनुसार वाराणसी ने सिजेरियन प्रसव, नियमित और संपूर्ण टीकाकरण, परिवार नियोजन के स्थायी साधनों, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व जांच समेत 16 संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन किया। सीएमओ ने बताया कि जिले के सभी राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर मातृ शिशु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम की गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मंथली हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में ब्लॉक स्तर पर बड़ा गांव PHC को पहला स्थान मिला है। डिजिटलाइजेशन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत गया तो मैंने डिजिटलाइजेशन को लेकर हो रहे काम को करीब से देखा, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूं तो मुझे अतुल्य भारत याद आता है। जब मैं वहां था तब मैंने इसे देखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन महत्वपूर्ण है। यह लागत को कम करता है और अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा कुशल बनाता है, चीजों को सस्ता बनाता है। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि यह सब भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर रहा है। फ्रांसिस इस साल 22 से 26 जनवरी तक आधिकारिक यात्रा पर भारत में थे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की और जयपुर और मुंबई की यात्रा भी की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी अधिकारियों समेत लोगों से चर्चा की थी, जिसमें तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसा मुद्दा केंद्र में था, जिसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भारत के डिजिटलाइजेशन मॉडल के मुरीद हो गए। भारत की युवा पीढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सजग है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में घरेलू उत्पादों के महत्व को समझती है। एक हालिया अध्ययन में यह बात सामने आई है कि देश में लोग घरेलू उत्पाद खरीदने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। अध्ययन में कई घरेलू ब्रांड को
सीएओ ने कहा कि युवा उपभोक्ता स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। पिछले 3-4 सालों के आंकड़ों को देखें तो घरेलू उत्पादों की खरीद में युवा वर्ग के खरीदारों की संख्या में उछाल आया है। मार्केट रिसर्च नीलसन आईक्यू के अध्ययन की माने तो भारत में करीब 100 मिलियन युवा उपभोक्ता पारंपरिक धारणाओं से परे जाकर देशभक्ति का एक नया ट्रेंड स्थापित कर रहे हैं। वहीं काउंटर पॉइंट रिसर्च के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 में ट्रू वायरलेस स्पीकर की कुल बिक्री में स्थानीय ब्रांड्स का योगदान 78% तक बढ़ गया है, जो 2020 में 48% था। स्मार्ट वॉच की कुल बिक्री में एप्पल, सैमसंग, वीवो और शाओमी जैसे वैश्विक दिग्गजों को पछाड़ते हुए स्थानीय ब्रांड्स का योगदान 2020 के 38% से बढ़कर 2023 में 95% रहा है। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आईटीसी और HUL जैसी कंपनियां युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। भारतीय ब्रांड वैश्विक ब्रांड्स की तुलना में कम कीमतों पर अच्छी सेवा, व्यापक और रेंज पेश करते हैं, जिससे ये युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। लाओस में गैर कानूनी और अवैध कामों में लगाए गए 17 भारतीय कामगारों को स्वदेश वापसी उनकी हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी और लाओस के अफसरों का आभार जताया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मोदी की गारंटी देश विदेश सभी के लिए काम करती है। लाओस में असुरक्षित और अवैध काम में फंसाए गए 17 भारतीय कामगार अपने घर वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छा। भारतीय दूतावास लाओस कामगारों की सुरक्षित देश वापसी के लिए लाओस के अधिकारियों को धन्यवाद। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हर साल आज के दिन दुनिया भर में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विषयों और स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में जागरूक किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है। हर साल इस दिन के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये थीम इस बात पर बल देती है कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना जन्म सिद्ध अधिकार है। जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति से भेदभाव किए बिना हर किसी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को संविधान लागू होने के बाद हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य ग्लोबल स्तर के स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और असमानताओं को दूर करके स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और विश्व भर में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार की प्रगति को उजागर करना है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य के महत्व और लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाता है। हेल्थ इज अबाउट नॉट गेटिंग ट्रीटेड। हेल्थ इज एवरी होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। एक बार बीमारी हो जाए उससे ठीक होना तो बात की बात है, पहले तो हमें अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़े। आज चिकित्सा क्षेत्र में लगातार नई खोजें हो रही हैं। दवाओं, उपचारों और प्रौद्योगिकियों में निरंतर विकास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि हर किसी को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिल सके। दुर्भाग्य से दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच असमान है। गरीब और कमजोर समुदायों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण स्वास्थ्य असमानताएं न हों। आयुर्वेद ये बोलता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। पहले अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है उसका शिक्षा आयुर्वेद देता है। सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिकित्सकों और व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सामूहिक प्रयासों से ही हम स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से भी कदम उठा सकते हैं। ओरल कैविटी एक बहुत डर्टी कैविटी है बॉडी की, जिसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं।
इन केस हम उसकी सफाई नहीं करते तो वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाते हैं एंड दे कैन स्टे गो टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑल्सो, लंग्स में चले गए, हार्ट में चले गए, तो बहुत सारी डिजीजेज जो ओरल कैविटी से बाकी जनरल डिजीजेज स्टार्ट हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस का यही संदेश है कि स्वस्थ आदतें अपनाएं, अपने आहार पर ध्यान दें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और तनाव प्रबंधन का अभ्यास करें। ये सरल कदम आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। नियमित रूप से जांच कराएं, अपने डॉक्टर से नियमित परामर्श करें और सुझाए गए सभी टेस्ट कराएं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। स्वस्थ आदतों के महत्व के बारे में अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के लोगों को बताएं। विश्व स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ जीवन जीने के प्रति सचेत रहने का निरंतर प्रयास है। आइए मिलकर ये सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सबका अधिकार वाकई में सच हो जाए। नई दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कश्मीर घाटी के सोपोर की रहने वाली महज 9 साल की हुर्मत इरशाद का सपना देश के लिए क्रिकेट खेलने का है। हुर्मत के खेल को देखकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि इस प्रकार के वीडियो देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जम्मू कश्मीर में बदले माहौल को बयां करती देखिए ये रिपोर्ट। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अगर किसी क्रिकेटर की तारीफ कर दें तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जी हाँ, ये तारीफ मिली है कश्मीर घाटी के सोपोर की रहने वाली महज 9 साल की हुर्मत इरशाद को। दरअसल सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुर्मत का एक वीडियो शेयर कर लिखा कि इस तरह के वीडियो देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। युवा बच्चियों को क्रिकेट खेलते देखना हमेशा अच्छा लगता है। सचिन से मिली तारीफ के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए हुर्मत ने कहा कि उनका सपना मिताली राज की तरह भारत के लिए खेलना है। मैं बहुत खुश हूँ, उसने मुझे ट्वीट किया और ये मैं उसको मिलना चाहती हूँ कि मगर मुझे इंडिया टीम में सिलेक्ट होना है। मुझे नहीं डर लगता है, मुझे क्रिकेट के खेलने का बहुत शौक है, मगर वहाँ पे ये गर्ल्स नहीं खेलते हैं, मैं बॉयज के साथ फिर खेलती हूँ। सोपोर के पजलपोरा गांव की रहने वाली हुर्मत तीसरी कक्षा की छात्रा हैं। छोटी सी उम्र में सचिन से मिली तारीफ ने उन्हें रातों रात एक नई पहचान दिला दी है। जो ये हुर्मत नामी बच्ची है, ये मेरे गांव की है और छोटा मोटा एक गांव है। काफ़ी अरसे से ये इस ग्राउंड में खेलती थी, जो ईदगाह आलिया जंगीर का ग्राउंड है। और आज पूरे जंगीर के साथ साथ बिलखुसूस मेरे इस गांव के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। स्पेशली प्राइम पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं इसको कि इस तरह हमारे स्कूल या इस इलाके जंगीर से ये होनहार तालिबा निकली जिसने अपने इस क्रिकेट में अपना नाम कमाया। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। अगर खेल की बात करें तो कश्मीर के कई खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। वहीं हुर्मत इरशाद का ये वीडियो ये बयां करने के लिए काफी है कि आज कश्मीर घाटी में हर किसी को आगे बढ़ने और अपने सपनों को जीने का भरपूर मौका मिल रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। शनिवार को भले ही आरसीबी को राजस्थान के हाथों हार झेलनी पड़ी हो, लेकिन आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने बल्ले से धमाकेदार पारी खेलकर नए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। इस मैच में विराट ने 72 गेंदों पर 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 113 रनों की पारी खेली। इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार शतक जड़कर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। कोहली ने जयपुर में खेले गए इस मुकाबले में 72 गेंदों पर 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 113 रनों की पारी खेली। कोहली की शतकीय पारी के दम पर ही आरसीबी ने राजस्थान के सामने जीत के लिए 184 रनों का लक्ष्य रखा था। अपनी पारी के दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर डाले। कोहली आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और अब वे इस मामले में अन्य बल्लेबाजों से काफी आगे निकल चुके हैं। जहां अन्य बल्लेबाज अब तक इस टूर्नामेंट में 7000 रन भी नहीं बना सके हैं, वहीं कोहली ने 7500 रन पूरे कर लिए हैं। विराट ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। राजस्थान के खिलाफ 34 रन बनाते ही कोहली आईपीएल में 7500 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। विराट कोहली के नाम अब आईपीएल में 242 मैचों में 7579 रन पूरे हो गए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 52 अर्धशतक निकले हैं।
इतना ही नहीं, विराट कोहली ने अपने T20 करियर में 8000 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोहली आरसीबी के लिए अब तक 242 मैचों में 7579 रन बना चुके हैं। राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले कोहली को 8000 रन पूरे करने के लिए 110 रनों की जरूरत थी। उन्होंने नाबाद 113 रनों की पारी खेलकर ये मुकाम भी अपने नाम कर लिया। विराट कोहली राजस्थान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन को पीछे छोड़ दिया। धवन ने राजस्थान के खिलाफ 679 रन बनाए हैं। कोहली इस मैच से पहले राजस्थान के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज थे, लेकिन उन्होंने अपनी शतकीय पारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। कोहली राजस्थान के खिलाफ अब तक 30 मैचों में 731 रन बना चुके हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम को आज ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हरा दिया। इससे पहले कल खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 5-1 के अंतर से हार झेलनी पड़ी थी। और इसी के साथ समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:15 बजे डीडी नेशनल पर। दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं बल्कि अवसर की है जरूरत। जो खुद अपनी आंखों से देख नहीं सकते, दूसरों के जीवन में उजियारा बिखेरने का कर रहे हैं काम। कहीं परंपरा और विरासत को सहेजने की चल रही है मुहिम, तो कहीं जन सहभागिता से समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बन रहे हैं लोग। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर नए कलेवर,
नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। भारत की संस्कृति में कई अद्भुत कलाएं शामिल हैं। उन्हीं में से एक है बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र की मधुबनी पेंटिंग। मिथिला भूमि मां सीता की जन्मभूमि है और इसका रामायण से विशेष संबंध रहा है। जाहिर है कि मधुबनी पेंटिंग्स में रामायण की कथाओं का दर्शन मिलेगा। इसी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हुई मिथिला रामायण की प्रदर्शनी दिल्ली की ललित कला अकादमी में आयोजित की गई है। भारत की विरासत कलाकृतियों और कलाकारों से संपन्न है। पिछले कुछ वर्षों में कथा को संरक्षित करने और कलाकारों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के ललित कला अकादमी में मिथिला रामायण की प्रस्तुति की गई। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। वैसे तो भगवान श्री राम पूरे देश की आत्मा में निवास करते हैं, लेकिन मिथिलांचल में भगवान श्री राम का महत्व पाहुन के तौर पर विशेष है। उनका विशेष मान है, सम्मान है और उसी प्रेम को यहाँ पे मिथिला पेंटिंग ट्रेडिशन की महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव लिली पांडे ने किया और उन्होंने इस तरह के आयोजनों को महिलाओं के विकास के दौर में बेहद अहम बताया। हम अभी इस दौर में आ गए हैं जहाँ पे विमेन डेवलपमेंट से आगे बढ़कर अब विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम लोग अग्रसर हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात जो मिथिला पेंटिंग्स की है, मधुबनी पेंटिंग्स की, ये जो चित्रकला शैली है महिलाओं द्वारा ही प्रैक्टिस की जाती है और इसका प्रोपगेशन भी महिलाएं करती हैं। महिलाओं के विशेष योगदान को दर्शाती इस कला की प्रस्तुति में 40 से अधिक महिला कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें मिथिला पेंटिंग में पहली पद्मश्री विजेता जगदम्बा देवी की चित्रकारी के साथ 7 अन्य पद्मश्री विजेताओं की रामायण की कथाएं दर्शाती मिथिला पेंटिंग का संग्रह है। रामायण जो एक महाकाव्य है, ये पूरे हमारे देश में इसके 300 से ज़्यादा वर्जन है और जो फोक वर्जन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये करीबन 20 साल का संग्रह है जो मैंने करीबन 400 पेंटिंग संग्रहित किए हैं रामायण पे। मिथिला रामायण की जो प्रदर्शनी हम लगा रहे हैं आज, इसमें 40 से ज़्यादा महिलाओं का काम है यहाँ एग्जिबिटेड और ये सभी महिलाएं अलग अलग दौर में मिथिला पेंटिंग करती थी। कुछ मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं, पद्मश्री विनर्स भी हैं और कुछ जो सीनियर आर्टिस्ट हैं और कुछ नए आर्टिस्ट हैं। मां सीता के जन्म क्षेत्र मिथिलांचल में रामायण से विशेष लगाव है, जहां आज भी नवविवाहित जोड़े को राम और सीता का स्वरूप माना जाता है। मिथिला रामायण की इस प्रस्तुति में न केवल मिथिला पेंटिंग की अद्भुत कला का प्रचार प्रसार हो रहा है, बल्कि इस कला को आगे बढ़ाने में महिलाओं की लगातार चली आई भूमिका से भी हमारा परिचय किया जा रहा है। यह मातृशक्ति से हमारा परिचय भी है और उसका प्रोत्साहन भी। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ अंबिका रश्मि, डीडी न्यूज। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हर साल आज के ही दिन पूरी दुनिया भर में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विषयों और स्वास्थ्य के अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है। हर साल इस दिन के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर की स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये थीम इस बात पर बल देती है कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना जन्म सिद्ध अधिकार है। जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति से भेदभाव किए बिना हर किसी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को संविधान लागू होने के बाद हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य ग्लोबल स्तर के स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और असमानताओं को दूर करके स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और विश्व भर में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार की प्रगति को उजागर करना है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य के महत्व और लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाता है। हेल्थ इज अबाउट नॉट गेटिंग ट्रीटेड। हेल्थ इज एवरी होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए।
एक बार बीमारी हो जाए उससे ठीक होना तो बात की बात है, पहले तो हमें अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़े। आज चिकित्सा क्षेत्र में लगातार नई खोजें हो रही हैं। दवाओं, उपचारों और प्रौद्योगिकियों में निरंतर विकास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि हर किसी को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिल सके। दुर्भाग्य से दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच असमान है। गरीब और कमजोर समुदायों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण स्वास्थ्य असमानताएं न हो। आयुर्वेद ये बोलता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। पहले अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है उसका शिक्षा आयुर्वेद देता है। सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिकित्सकों और व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सामूहिक प्रयासों से ही हम स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से भी कदम उठा सकते हैं। ओरल कैविटी एक बहुत डर्टी कैविटी है बॉडी की, जिसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं। इन केस हम उसकी सफाई नहीं करते तो वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाते हैं एंड दे कैन स्टे गो टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। लंग्स में चले गए, हार्ट में चले गए, तो बहुत सारी डिजीजेस जो ओरल कैविटी से बाकी जनरल डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस का यही संदेश है कि स्वस्थ आदतें अपनाएं, अपने आहार पर ध्यान दें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और तनाव प्रबंधन का अभ्यास करें। ये सरल कदम आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। नियमित रूप से जांच कराएं, अपने डॉक्टर से नियमित परामर्श करें और सुझाए गए सभी टेस्ट कराएं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। स्वस्थ आदतों के महत्व के बारे में अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के लोगों को बताएं। विश्व स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ जीवन जीने के प्रति सचेत रहने का निरंतर प्रयास है। आइए मिलकर ये सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सबका अधिकार वाकई में सच हो जाए। नई दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अभी रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज।